गुड इवनिंग टू ऑल एस्पिरेंट्स। स्टार्ट करेंगे हम आज का अपना लेक्चर। आईपीसी का चैप्टर 8 जो है अभी हम पढ़ रहे हैं। चैप्टर 8 में हमने सेक्शन 153 बी तक सेक्शंस कंप्लीट कर ली हैं और हमें स्टार्ट करना है नेक्स्ट सेक्शन से, दैट इज सेक्शन 154। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप लोगों को मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है, लेक्चर सीरीज पसंद आ रही हैं, तो वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक इन वीडियोस को पहुंचाएं। आज का वीडियो में हम चैप्टर 8 को जो है पूरा कंप्लीट कर लेंगे। सेक्शन 154 से सेक्शन 160 तक जो है हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आज की इस क्लास में हमारा चैप्टर 8 जो है पूरा फाइनली कंप्लीट हो जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं हम अपनी लेक्चर सीरीज। मैं आपके साथ बैरेट की पिक शेयर कर रही हूँ। आप सभी भी अपना अपना बैरेट लेकर के बैठ जाएं, अपने लिसनिंग एंड लर्निंग मोड पर आ जाइए एंड स्टार्ट करते हैं सेक्शन 154। 154। मैम मैम आपने होमवर्क भी दिया था चैप्टर 14। हाँ, वो पूरा लर्न होगा सबको पूछेंगे, पहले अपन ये कंप्लीट करेंगे फिर 154। सेक्शन 154, ओनर और ऑक्यूपायर ऑफ लैंड ऑन विच एन अनलॉफुल असेंबली इज हेल्ड। उस भूमि का स्वामी या अधिभोगी जिस पर विधिविरुद्ध जमाव किया गया है। ठीक है। सेक्शन 155 बात करती है लाइबिलिटी ऑफ पर्सन फॉर हुज बेनिफिट रियॉट इज कमिटेड। उस व्यक्ति का दायित्व जिसके फायदे के लिए बलवा किया जाता है। और 156 बात करती है एजेंट्स को लाइबिलिटी बनाती है। 156 में अपना माइक बंद कर लीजिए, किसका खुला है। लाइबिलिटी ऑफ एजेंट ऑफ ओनर और ऑक्यूपायर फॉर हुज बेनिफिट रियॉट इज कमिटेड। उस स्वामी या अधिभोगी के अभिकर्ता का दायित्व जिसके फायदे के लिए बलवा किया गया है। तो ये जो तीनों सेक्शंस हैं, ये मास्टर और सर्वेंट के दायित्व की बात यहाँ पर चल रही है। तो 154 और 155 में जिसका लैंड है, जो ओनर है लैंड का, जो ऑक्यूपायर है लैंड का, उसकी लाइबिलिटी है, उसको दंड देने की बात हो रही है। और 156 में एजेंट लाइबल होगा। ठीक है, तो देखते हैं, अंदर पढ़ते हैं, फिर मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेक्शंस इंपॉर्टेंट नहीं है बस, लेकिन हम एक बार पढ़ रहे हैं कि यदि कभी आपको इस तरीके के क्वेश्चंस आ जाए, क्योंकि क्या होता है नॉर्मली कोई चीज रिलेवेंट नहीं होती है, इंपॉर्टेंट नहीं होती, लेकिन कभी कभी सिचुएशन के हिसाब से इंपॉर्टेंट बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अभी आजकल का जो माहौल चल रहा है ना, अभी देख रहे हो आपकी जगह जगह पे मतलब कर्फ्यू बंद का आह्वान ये सब हो चल ही रहा है। तो उस बिहाफ से अभी देखा जाए तो अभी आईपीसी का ये चैप्टर अभी आज के परिदृश्य के हिसाब से ये इंपॉर्टेंट बन जाएगा, क्योंकि अभी जो रिसेंट कंडीशंस चल रही है तो हो सकता है इस पार्ट से आपसे क्वेश्चन बन जाए। इसलिए हम जो है सेक्शंस को देख लेंगे जो थोड़ी भी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है बट अभी कभी कभी होता है कि रिसेंट में जो परिस्थितियां चल रही होती है तो जो एग्जामिनर होता है ना, वो उससे रिलेटेड सेक्शंस पूछ लेता है कि भाई बच्चों को नॉलेज है या नहीं है, तो इसलिए हमें पढ़ लेना चाहिए। तो सेक्शन 154 में यही बताया गया है कि उस भूमि का स्वामी या अधिभोगी जिस पर विधि विरुद्ध जमाव किया जाता है, मतलब कोई लैंड है किसी ओनर की, उस पर अनलॉफुल असेंबली आ गई है, उस पर रियॉट वगैरह हो रहा है, तो जो वो ओनर और ऑक्यूपायर है उसकी क्या लाइबिलिटी है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है whenever any unlawful assembly or riot takes place, the owner or occupier of the land upon which such unlawful assembly is held or such riot is committed, and any person having or not claiming an interest in such land shall be punishable with fine नॉट एक्सीडिंग 1000 रुपीज। नेक्स्ट सेक्शन जहाँ पे फाइन की वैल्यू बताई गई है 1000 रुपीज। पहली चीज तो ये याद रखना है, 154 में 1000 रुपए जुर्माना देने का दायी होगा कौन कौन व्यक्ति, ओनर और ऑक्यूपायर ऑफ द प्रॉपर्टी, ठीक है, जिसकी लैंड पर अनलॉफुल असेंबली हुई है या रियॉट कमिट किया गया है, एनी पर्सन जिसका उस लैंड पर राइट है जिस पर ऐसी अनलॉफुल असेंबली या रियॉट हुआ है, या ऐसा कोई पर्सन जो कोई इंटरेस्ट क्लेम करता है, जिसका क्लेम बनता है उस लैंड पे, कोई हित है या कोई हित वो दावा करता है ना। तो यहाँ पर हिंदी में भी देख लेते, जब कोई विधि विरुद्ध जमाव या बलवा हो
तब जिस भूमि पर ऐसा विधि विरुद्ध जमाव हो या ऐसा बलवा किया जाए, उसका स्वामी या अधिभोगी और ऐसी भूमि में हित रखने वाला व्यक्ति या हित रखने का दावा करने वाला व्यक्ति 1,000 रुपए से अनधिक जुर्माने से दंडनीय होगा। तो सबसे पहली बात 154 में किसको दंड मिल रहा है? जो अनलॉफुल असेंबली जिन्होंने किया है, रियोट जिन्होंने किया है, उनको तो मिलेगा ही 141 से प्रोविजन जो हमने रियोट तक के पढ़े वहां पर। लेकिन अगर किसी की भूमि पर हो रहा है तो उस ओनर को, उस ऑक्यूपायर को, या जो उस भूमि में हित रखने वाला व्यक्ति है, एनी पर्सन क्लेमिंग और हैविंग एन इंटरेस्ट इन सच लैंड, इन 4 लोगों को भी लाइबल माना जाएगा। इनको भी पनिशमेंट मिलेगी 1,000 रुपए का जुर्माना। लेकिन कब? तो कंडीशन आगे ये बताइए कब ये जुर्माना उनको देना पड़ेगा। तो देखिए आगे पढ़िए। इफ ही और हिज एजेंट और मैनेजर knowing that such offense is being or has been committed, क्या बोला गया है कि यदि वह या उसका अभिकर्ता या प्रबंधक यह जानते हुए कि ऐसा अपराध किया जा रहा है या किया जा चुका है, या इस बात का विश्वास करने का कारण रखते हुए, अब यहाँ पे वर्ड क्या आ गए? रीजन टू बिलीव, विश्वास रखने का कारण रखते हुए कि ऐसे अपराध का किया जाना संभाव्य है। मतलब ये जो एजेंट है, ये जो प्रबंधक है, या वह खुद जो है ऐसा विश्वास करने का कारण रखते हैं कि अपराध जो है उसकी संपत्ति पर होना संभाव्य है, उस बात को अपनी शक्ति भर शीघ्रतम सूचना निकटतम पुलिस थाने के प्रधान ऑफिसर को ना दें। तो यदि ऐसा भूमि स्वामी, ऐसा अधिभोगी, ऐसा व्यक्ति जिसको जो हित रखता है या जो हित रखने का दावा करता है, इनका अभिकर्ता या इनका प्रबंधक यदि ये जानते हैं कि अपराध हो रहा है संपत्ति पे या हो चुका है, या इनको संभाव्यता थी कि ऐसा अपराध हो सकता है, और उसके बाद भी इन्होंने निकटतम पुलिस थाने के प्रधान ऑफिसर को अगर शीघ्रतम सूचना नहीं दी है, तो इनको जुर्माना देना पड़ेगा। प्लस आगे और भी है, जिसमें कि उसे या उन्हें यह विश्वास करने का कारण हो कि यह लगभग किया ही जाने वाला है, या फिर आपको कहीं ना कहीं से आशंका हो गई, मतलब आपके पास रीजन टू बिलीव है कि बस हमारी संपत्ति पे जो है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होने वाली है। अपनी शक्ति भर सब विधिपूर्ण साधनों का उपयोग उसका निवारण करने के लिए नहीं करता। तो ये जो यहाँ से हम पढ़ रहे हैं ना, ये वाला पैराग्राफ, अब ये एक इसका अलग पार्ट है, ऊपर वाला अलग पार्ट हो गया। इस ऊपर वाले पार्ट में वो ये कह रहा है कि आपको निकटतम पुलिस थाने के प्राधिकार, मतलब जो पुलिस ऑफिसर है मेन, उसको सूचना देनी है। यहाँ पे आपको खुद पावर दी जा रही है नेक्स्ट वाले क्लॉज में। नेक्स्ट जो इसका ये जो पार्ट है, इसमें यहाँ पे ओनर को पावर दी जा रही है। किसको? ओनर को। जिसमें कि उसे या उन्हें यह विश्वास करने का कारण हो कि यह लगभग किया ही जाने वाला है, अपनी शक्ति भर सब विधिपूर्ण साधनों का उपयोग उसका निवारण, मतलब रोकने के लिए नहीं करता, या करते और उसके हो जाने पर अपनी शक्ति भर सब विधिपूर्ण साधनों का उस विधिपूर्ण जमाव को बिखरने या बलवा को दबाने के लिए उपयोग नहीं करता या नहीं करते। ठीक है। एक बार इंग्लिश में भी देख लेते हैं क्या कह रहे हैं कि इफ ही और हिज एजेंट और मैनेजर नोइंग दैट सच ऑफेंस इज बीइंग, मतलब हो रहा है, और हैज बीन कमिटेड या कमिट हो चुका है, और हैविंग रीजन टू बिलीव इट इज लाइकली टू बी कमिटेड, या फिर उनको रीजन टू बिलीव है कि होने वाला है, कमिट होने वाला है, ऐसा रियोट या अनलॉफुल असेंबली के लिए लोग इकट्ठे होने वाले हैं, डू नॉट गिव द अर्लीस्ट नोटिस देयर ऑफ इन हिज or their power to the principal officer at the nearest police station। और ये लोग क्या करते हैं, जो संपत्ति का मालिक है, जिसकी संपत्ति अधिभोग में है, ऑक्यूपायर है, इंटरेस्ट रखता है उस लैंड पर, या इंटरेस्ट क्लेम करने वाला पर्सन है, उनके एजेंट है, उसका मैनेजर है, ये नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में अगर ऐसी सूचना नहीं देते हैं तो 1,000 रुपए का जुर्माना भरना होगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो इनका शुरू हुआ है पैराग्राफ पुलिस स्टेशन के बाद वाला, वहां पर इनको खुद पावर है, क्या है? एंड डू नॉट इन द केस ऑफ हिज और देयर हैविंग रीजन टू बिलीव दैट इट वाज अबाउट टू बी कमिटेड
यूज ऑल लॉफुल मीन्स इन हिज और देयर पावर टू प्रिवेंट इट। अगर आपको पता था कि बस अपराध संपत्ति पर होने ही वाला है, तो आपको पूरे लॉफुल तरीके यूज कर लेना चाहिए रोकने के लिए। कि आपकी संपत्ति है, अगर आपकी संपत्ति पे 5 लोग इकट्ठे होकर कुछ वो कर रहे हैं, तो आपको पूरा अधिकार है कि आप लॉफुल तरीके से उसको प्रिवेंट कर सकते हो अपनी संपत्ति पे से हटाने के लिए। कि भाई हटो, ये मेरा घर है, यहाँ पर खड़े होकर कैसे कर रहे हो काम। या कोई रियॉट कर रहा है, मतलब उस एग्जीक्यूट करने लगा, अनलॉफुल असेंबली की, अनलॉफुल असेंबली के वो 5 ऑब्जेक्ट को लेकर के कुछ उन्होंने एग्जीक्यूशन भी कर दिया, कोई पार्ट प्ले कर दिया उसका, तो आप बिल्कुल पूरे तरीके से आपकी संपत्ति, आपको पूरा पूरा अधिकार दिया गया है यहाँ पर कि आप उसको प्रिवेंट कर सकते हो लॉफुल तरीके से। इन द इवेंट ऑफ इट्स टेकिंग प्लेस, जैसे ही अनलॉफुल असेंबली का जो ऑब्जेक्ट है वो जैसे ही होने लग गया, तो इफ डू नॉट यूज ऑल लॉफुल मीन्स इन हिज और देयर पावर टू डिस्पर्स और सप्रेस द रियॉट और अनलॉफुल असेंबली। आपको जो बिखरने का अभी हमने आगे पिछली वाली सेक्शंस में पढ़ा था कि पब्लिक सर्वेंट ने किसी विरुद्ध जमाव को या लॉफुल असेंबली को भी 151 में हमने लॉफुल असेंबली पढ़ी थी कि लॉफुल असेंबली को डिस्पर्स होने का ऑर्डर दिया गया, बिखरने का आदेश दिया गया है। तो आप भी ओनर हो, वो आपकी संपत्ति, आपका अधिकार, आप बिल्कुल बोल सकते हो कि भाई दूर दूर हो, हमारी संपत्ति पे जाके यहाँ पे जमावड़ा मत जमाओ, हटो हमारी संपत्ति से, है ना। और सप्रेस द रियोट, अब आपने देखा कि भाई रियोट होने लगा, बलवा होने लगा। अभी 5 लोग खड़े खड़े प्लान कर रहे थे और तुरंत इन लोगों ने एग्जीक्यूट करना भी शुरू कर दिया। भाई पत्थर मारने शुरू कर दिए, वहां हमारे घर पे खड़े हैं और इंतजार कर रहे हैं कि ये जुलूस निकलेगा, इस पे पत्थर मारने, हिंसा बरतना शुरू कर दी। तो बिल्कुल आप जो बन पड़े आप कर सकते हो, आप उनको धक्का मार के अपने घर से हटा सकते हो, उनको बांध सकते हो। तो जो पावर पुलिस ऑफिसर को है, वही पावर यहाँ पर ओनर को मिली है। अब देखो पॉइंट यहाँ पर समझने वाले क्या है। सेक्शन 154 जो है वो बात करती है, जो डॉक्ट्राइन ऑफ रिस्पोंडेंट सुपीरियर जो हमने सेक्शन 76 में पढ़ी थी, याद है डॉक्ट्राइन ऑफ रिस्पोंडेंट सुपीरियर क्या थी? वो डॉक्ट्राइन समझाओ कोई। सेक्शन 76 में पढ़ी थी, वरिष्ठ वरिष्ठ दायित्व का हाँ, क्या है वो? उत्तरदायित्व, मालिक का उत्तरदायित्व रहता था उसमें। मालिक का उत्तरदायित्व रहता था। अच्छे से ध्यान करके बताओ, मालिक का नहीं रहता था उसमें। अच्छे से एक्सप्लेन करो क्या था, मैंने बहुत अच्छे से समझाया था। श्वेता याद है? यही रहता था ना, जो उसके अंडर में जो कार्य कर रहा है, जैसे जिसके द्वारा कार्य करवाया जा रहा है, उसका मेन रूप से जो मुख्य जो करवाने वाला रहता था, वही उन सब के लिए दायी रहता था। 76 में हमने क्या पढ़ा था? सेक्शन 76 क्या बात करती है? कोई बात अपराध नहीं है जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए, जो मिस्टेक ऑफ फैक्ट, जो विधि बाउंड बाय लॉ। लेकिन वरिष्ठ उत्तरदायित्व का सिद्धांत या डॉक्ट्राइन ऑफ रिस्पोंडेंट सुपीरियर ये कहती है, डॉक्ट्राइन ऑफ रिस्पोंडेंट सुपीरियर का मतलब होता है कि ये जो सेना वगैरह होती है, सोल्जर्स वगैरह होते हैं, वहां पर ये चलता है कि अगर सुपीरियर ऑफिसर ने कोई कमांड दिया है अपने जूनियर ऑफिसर्स को, तो उनको वो कमांड फुलफिल करना होता है, उनके ऑर्डर्स पे वो कमांड को उनको फॉलो करना होता है। और वो कमांड यदि वो फॉलो करते हैं और उसमें जनधन की कोई हानि होती है, तो उनको लाभ मिल जाता है कि ये हमारे सुपीरियर ऑफिसर ने कमांड दिया था, इसलिए हमने ऐसा, क्योंकि अधिकतर सेनाओं में ऐसा होता है भाई, सेना जो है देश की रक्षा के लिए कार्य करती है, तो वहां पर अगर उनके सुपीरियर ऑफिसर कोई कमांड देते हैं जूनियर्स को और वो फॉलो करते हैं, तो उनको बचाव मिल जाता है कि हमारे सुपीरियर ऑफिसर ने बोला था। लेकिन ये जो रिस्पोंडेंट सुपीरियर का जो प्रिंसिपल है, ये जो डॉक्ट्राइन है, ये सेक्शन 76 पे लागू नहीं होता है। सेक्शन 76 में ये कहा गया है कि यदि आप बाउंड बाय लॉ है, तो जो डॉक्ट्राइन ऑफ सुपीरियर रिस्पोंडेंट है वो यहाँ आईपीसी में सेक्शन 76 में आप उसको एज अ डिफेंस यूज नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि आपके सुपीरियर ऑफिसर ने आपको कोई ऑर्डर दिया था और आपने आंख बंद करके ब्लाइंडली उसको फॉलो कर दिया। आपको भी अपनी साइड से ये देखना पड़ेगा, एक बार ये देखना पड़ेगा कि वो ऑर्डर इन कंफर्मिटी विथ लॉ है या नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि आपके सुपीरियर ने
कुछ भी अंधाधुंध ऑर्डर दे दिया और आपने भी उसको फॉलो कर दिया, तो सेक्शन 76 के अंतर्गत जो डॉक्ट्राइन ऑफ रिस्पोंडेंट सुपीरियर है वो एप्लीकेबल नहीं होती है यदि वो ऑर्डर जो सुपीरियर ने दिया है वो इन कंफर्मिटी विद लॉ नहीं था और जूनियर ऑफिसर ने भी बिना ये देखे हुए, मतलब मिस्टेक ऑफ फैक्ट जो है वो आपकी क्या मानी जाती है, उसका डिफेंस मिलता, ना कि मिस्टेक ऑफ लॉ का। तो यदि लॉ के कंफर्मिटी में वो ऑर्डर नहीं था तो ये तुम्हारी भी ड्यूटी थी एक बार देखने की कि जो ये ऑर्डर हमें मिला है ऊपर से ये अकॉर्डिंग टू लॉ है या नहीं है। अगर अकॉर्डिंग टू लॉ नहीं है तो फिर आपको वैसे भी मिस्टेक ऑफ लॉ तो माफ होती ही नहीं है। तो 76 में डॉक्ट्राइन ऑफ सुपीरियर रिस्पोंडेंट एप्लीकेबल नहीं होती, ये बात। और ये जो सेक्शन है 154, तो डॉक्ट्राइन ऑफ सुपीरियर रिस्पोंडेंट जो है वो सिर्फ सेना के मामले में नहीं होती है, हर उस जगह पे होती है जहां पर एक बंदा किसी दूसरे के ऊपर डोमिनेंट मतलब एक कहना चाहिए क्या कहते हैं प्राधिकार वाली स्थिति में होता है। तो मास्टर सर्वेंट का रिलेशन भी ऐसा ही होता है। तो मास्टर सर्वेंट के रिलेशन में भी डॉक्ट्राइन ऑफ सुपीरियर रिस्पोंडेंट लागू होती। क्यों? क्योंकि मास्टर जो होता है उसका अपने एजेंट पे, अपने सर्वेंट पे कैसा अधिकार होता है? प्राधिकार होता है ना, मतलब वो उसके ऊपर हावी होता है, उसका ज्यादा हक होता है अपने सर्वेंट या मास्टर पे कि सॉरी मास्टर का अपने सर्वेंट और एजेंट पे। अगर मास्टर अपने सर्वेंट को या एजेंट को कोई ऑर्डर देगा तो उसको क्या करना पड़ेगा? फुलफिल करना पड़ेगा। तो ये यहाँ पर इसलिए यहाँ पर इस सेक्शन में डिस्कस हो रही है 154 में। सेक्शन 154 में ये जो डॉक्ट्राइन ऑफ रिस्पोंडेंट सुपीरियर है ये एक्सटेंशन फॉर्म में है। यहाँ पर जो मास्टर होता है वो क्रिमिनली लायबल होगा एक्ट के लिए या ओमिशन के लिए जो उसके सर्वेंट ने किया है। मतलब यहाँ पे अगर सर्वेंट की साइड से कोई एक्ट, सर्वेंट की साइड से कोई ओमिशन किया गया है उसके लिए लायबल होगा कौन? उसका मास्टर। यहाँ पर ये है। और हमने ये सेक्शन भी पढ़ी तो भी आपको समझ में आ गया होगा। सबसे फर्स्ट पैराग्राफ में यहाँ पे पनिशमेंट जो मिल रही है 1000 रुपए, ये किसको मिल रही है? ये मिल रही है संपत्ति के स्वामी को, मतलब ओनर को, ऑक्यूपायर को, यानी कि जिसके अधिभोग में है संपत्ति। तो अधिभोग में किसके होगी? ओनर होगा, जिसका उस पर इंटरेस्ट होगा, ऐसे पर्सन का जिसका लैंड में इंटरेस्ट है, ऐसे पर्सन का जो उस लैंड में इंटरेस्ट क्लेम करता है। तो इनको 1000 रुपए देना है, ना कि मास्टर को, सॉरी ना कि एजेंट को, ना कि सर्वेंट को। ठीक है। और नीचे वाले पैराग्राफ में क्या लिख दिया कि या तो खुद मास्टर ऐसे संपत्ति पर जो बलवा हो रहा है, ऐसी संपत्ति पर जो विधि विरुद्ध जमाव हो रहा है या हो चुका है, इसकी अगर सूचना नियरेस्ट पुलिस को नहीं देता है, तो अगर मास्टर खुद नहीं देता है तो भी तो लाइबल है ही। अगर उसका एजेंट या प्रबंधक, यहाँ पर क्या वर्ड है, सपोज करो मालिक तो कहीं और रहता है और एक प्रॉपर्टी उसकी दूसरी जगह पे स्थित है, वहां पर उसने अपने सर्वेंट को रख रखा है, किसी एजेंट को रख रखा है, किसी मैनेजर को बिठा के रखा है अपनी प्रॉपर्टी की देखरेख करने के लिए। उस संपत्ति पर अगर अनलॉफुल असेंबली या उस संपत्ति पर बलवा होता है और अगर वो अभिकर्ता वहां पर है उपस्थित और उसके अधिभोग में है और वो पर्सन यदि वहां पर अपना या तो निकटतम पुलिस थाने के अधिकारी को सूचना नहीं देता है या उसको पता था कि होने ही वाला है, तो वो सारे मीन्स उपयोग लॉफुल तरीके से उसको रोकने की कोशिश नहीं करता है ना। जो विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य उनको बिखरने के लिए नहीं बोलता है, उनपे किसी भी प्रकार का दबाव नहीं बनाता है कि बलवा नहीं हो, तो लाइबल कौन होगा? वो सर्वेंट नहीं होगा इस सेक्शन के अंदर। इस सेक्शन के अंदर 1000 रुपए का जुर्माना किसको देना पड़ेगा? उसके स्वामी को, उसके अधिभोगी को, हित रखने वाले व्यक्ति को या हित का दावा करने वाले व्यक्ति को। तो बात समझ में आई? तो यहाँ पर लाइबिलिटी किसकी हो रही है? ओनर की हो रही है, ऑक्यूपायर की हो रही है, या जो लैंड जो है जिसके पोजेशन में है। ठीक है। तो वो लाइबल हो रहे हैं किसके एक्ट के कारण? सर्वेंट के एक्ट के कारण। कि सर्वेंट अगर सर्वेंट के अधिभोग में था तो खुद के अधिभोग में तो है ही, साथ में सर्वेंट के अधिभोग के लिए। ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या है, जो सेकंड पैराग्राफ हमने पढ़ा जहां पर ये वर्ड यूज किए गए हैं कि अपनी शक्ति भर सब विधिपूर्ण साधनों का उपयोग उसका निवारण करने के लिए, मतलब आपको ही रोकना है। अगर आपके घर में कोई दूसरे चले आ रहे हैं, 5-6 लोग वहां खड़े होके पहले प्लानिंग कर रहे हैं और फिर कुछ वहां आपके घर से खड़े होके बलवा करने लगते हैं, तो आपको लॉफुल मीन्स का यूज करते हुए उनको रोकना है। आपको लॉफुल मीन्स यूज करते हुए उनको डिस्पर्स करना है, उनको अलग अलग बिखरने के लिए बोलना है ना। जो रियोट वो कर रहे हैं, अनलॉफुल असेंबली को जमा रहे हैं, उसको दबाव बनाना है, दबाना है उसको कि ये ना हो। ठीक है। तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है
वो ये डिक्लेयर करती है कि ये जो लैंड होल्डर्स होते हैं जिनके पोजेशन, तो इनको वो पावर मिला गया है रोकने के लिए, वहां पे जो लोग इकट्ठे हो रहे हैं उनको रोकने के लिए वो पावर मिला गया है जो पुलिस वालों को होता है। तो ध्यान रखना कि इस सेक्शन के अंदर कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है। ओनर मतलब स्वामी, ऑक्यूपायर अधिभोगी, person having or claiming an interest in the land upon which unlawful assembly or riot takes place। ऐसी भूमि में हित रखने वाला या हित रखने का दावा करने वाला व्यक्ति, ये तीन लोग। क्लियर? कोई डाउट यहाँ पर? नो मैम। अब देखते हैं सेक्शन इसकी आगे वाली, सेक्शन 155। सेक्शन 155 बात करती है लाइबिलिटी ऑफ पर्सन फॉर हुज बेनिफिट रियॉट इज कमिटेड। उस व्यक्ति का दायित्व जिसके फायदे के लिए बलवा किया जा रहा है। अभी तो हो रही थी भूमि की बात, सीधी सीधी संपत्ति की बात। अब उस व्यक्ति की जिसके फायदे के लिए ही कमिट हो रहा है, मतलब उसी की प्रॉपर्टी को लेकर के कोई ना कोई विवाद चल रहा होगा, ठीक है ना। whenever a riot is committed for the benefit or on behalf of any person who is the owner or occupier of any land respecting which such riot takes place, or who claims any interest in such land or is in the subject of any dispute which gave rise to the riot, or who has accepted or derived any benefit therefrom, such person shall be liable with fine। क्या लिखा हुआ है? जब कभी किसी ऐसे व्यक्ति के फायदे के लिए या उसकी ओर से बलवा किया जाता है, मतलब कोई एक पर्सन है ए, इसके फायदे के लिए या इसकी ओर से रियॉट हो रहा है, जो किसी भूमि का जिसके विषय में ऐसा बलवा हो, स्वामी या अधिभोगी हो। अब ये जो जिसके फायदे के लिए या जिसकी ओर से बलवा हो रहा है ना, रियॉट हो रहा है, वही पर्सन जो है उसका स्वामी है और अधिभोग है, और वही संपत्ति को लेकर के बलवा हो रहा है। या जो ऐसी भूमि में या बलवे को पैदा करने वाले किसी विवादग्रस्त विषय में कोई हित रखता है, या फिर प्रॉपर्टी को लेकर नहीं किसी और कारण से बलवा हो रहा है, तो उस जो भी पर्टिकुलर मैटर को लेकर के बलवा हो रहा है, तो उस विवादग्रस्त विषय में ये जो पर्सन है जिसके बिहाफ में हो रहा है, ये इन्वॉल्व है, कहीं ना कहीं हित रखता है ना, हित रखने का दावा करता हो, या जो उससे कोई फायदा प्रतिग्रहित कर या पा चुका है और उसके कारण उसको कोई ना कोई फायदा प्रतिग्रहित होगा या वो ले चुका है फायदा, तब ऐसा व्यक्ति जुर्माने से दंडनीय होगा। तो जिसके फायदे के लिए रियॉट किया जा रहा है, जिसकी ओर से रियॉट किया जा रहा है, जो किसी भूमि का स्वामी है और उसी भूमि के विषय में वो रियॉट किया जा रहा है, मतलब अगेन ऑक्यूपायर की बात हो रही है यहाँ, ओनर जो प्रॉपर्टी का ऑक्यूपायर है और ओनर है, यहाँ पे वर्ड क्या यूज हुआ? ओनर और ऑक्यूपायर ऑफ एनी लैंड। तो इस सेक्शन में भी लायबल कौन है? ओनर और ऑक्यूपायर, ध्यान रखना। तो 155 में भी ओनर, स्वामी और अधिभोगी को ही जुर्माने से दंडित किया जा रहा है यदि वह या उसका अभिकर्ता या प्रबंधक इस बात का विश्वास करने का कारण रखते हुए कि ऐसा बलवा किया जाना संभाव्य था या कि जिस विधि विरुद्ध जमाव द्वारा ऐसा बलवा किया गया था वह जमाव किया जाना संभाव्य था, अपनी शक्ति भर सब विधिपूर्ण साधनों का ऐसे जमाव या बलवे का किया जाना निवारित करने के लिए और उसे दबाने और बिखरने के लिए उपयोग नहीं करता या नहीं करते। क्या लिखा हुआ है इंग्लिश में? इफ ही और हिज एजेंट और मैनेजर हैविंग रीजन टू बिलीव दैट सच रियॉट वाज लाइकली टू बी कमिटेड or that the unlawful assembly by which such riot was committed was likely to be held, shall not respectively use all lawful means in his or their power to prevent such assembly or riot from taking place and for suppressing and dispersing the same। तो ग्राउंड्स तो सेम है 154 की तरह कि आपके पास लॉफुल, बस सिर्फ पुलिस स्टेशन वाला ग्राउंड नहीं है, बाकी आपके पास कंट्रोलिंग पावर था कि उस समय जिस समय संपत्ति पर वो रियॉट किया जा रहा है उस समय आप वहां पर हैं या अभिकर्ता है आपका या प्रबंधक है, तो उसको अपनी जो भी लॉफुल मींस द्वारा यूज करके उस बलवे को रोकने का प्रयास करना पड़ेगा, उसको जो रियॉट में जितने भी मेंबर्स उनको बिखरने के लिए जो भी आप कर सकते करो, और रियॉट को दबाने के लिए आप जो भी कर सकते वो आपको करना था। अगर आपने नहीं किया है तो आप पर जुर्माना
थोपा जाएगा, लेकिन ये जुर्माना किस पर थोपा जाएगा, कौन है लायबल जुर्माना देने के लिए, ऑक्यूपायर और अधिभोग। एक्ट किसका हो सकता है, एजेंट और प्रबंधक का भी हो सकता है। मतलब उस समय आपकी संपत्ति पे प्रबंधक या आपका एजेंट है तो आप ही माने जाते हो, ये तो आपको पता ही है मास्टर सर्वेंट का रिलेशन। तो यहाँ पर भी 155 में भी, अब 155 और 154 में अंतर क्या है, 154 में संपत्ति पर बलवा और अनलॉफुल असेंबली दोनों हो रहा है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ रियॉट हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ बलवा है। 155 में सिर्फ बलवा है, किसी व्यक्ति के फायदे के लिए या उसकी ओर से बलवा किया जाए, तो ध्यान रखना। चाहो तो छोटे से हेडिंग में लिख लो कि 154 में बलवा और अनलॉफुल असेंबली दोनों की बात है, 155 में सिर्फ बलवा है। और वहां पे फाइन डिफाइंड 1000 रुपए, यहाँ पे वैल्यू नहीं बताई। ठीक है, समझ में आई? कोई डाउट? किसी को कोई डाउट है यहाँ पर? नो मैम। ओके, नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं 156। सेक्शन 156 बात कर रही है, अब यहाँ पे एजेंट की लाइबिलिटी होगी। इस सेक्शन में एजेंट ऑफ द ओनर जो है वो लाइबल है या ऑक्यूपायर का, जिसके बेनिफिट के लिए रियॉट किया गया था। व्हेनेवर अ रियॉट इज कमिटेड फॉर द बेनिफिट और ऑन बिहाफ ऑफ एनी पर्सन who is the owner or occupier of any land respecting which such riot takes place, who claims any interest in such land or in the subject of any dispute which gave rise to the riot or who has accepted or derived any benefit therefrom। जब कभी ऐसे व्यक्ति के फायदे के लिए या ऐसे व्यक्ति की ओर से बलवा किया जाए जो किसी भूमि का, जिसके विषय में ऐसा बलवा हो, स्वामी हो या अधिभोग में हो, या जो ऐसी भूमि में या बलवे के पैदा करने वाली किसी विवादग्रस्त विषय में कोई हित रखने का दावा करता हो या उससे कोई फायदा प्रतिग्रहित कर या पा चुका हो। तो ये तो सेम 155 की तरह ही है कि किसी व्यक्ति के फायदे के लिए जिसकी वह मालिक है जिस संपत्ति का, और उसी संपत्ति को लेकर के जो है बलवा किया जा रहा है, तब उस व्यक्ति का अभिकर्ता या प्रबंधक जुर्माने से दंडनीय होगा। तो इस सेक्शन में कौन हो रहा है, अभिकर्ता या प्रबंधक जुर्माने से दंडनीय होगा यदि ऐसा अभिकर्ता या प्रबंधक यह विश्वास करने का कारण रखते हुए कि ऐसे बलवे का किया जाना संभाव्य था या कि जिस विधि विरुद्ध जमाव द्वारा ऐसा बलवा किया गया था उसका किया जाना संभाव्य था, अपनी शक्ति भर सब विधिपूर्ण साधनों का ऐसे बलवे का जमाव किया जाना निवारित करने के लिए और उसको दबाने और बिखरने के प्रयोग के लिए उपयोग नहीं करता या करते। ये भी ग्राउंड सेम है कि इस सेक्शन में, लेकिन एजेंट और मैनेजर जो है ऑफ सच पर्सन शैल बी पनिशेबल विद फाइन इफ सच एजेंट और मैनेजर हैविंग रीजन टू बिलीव। अगर इन एजेंट और मैनेजर को ऐसा विश्वास करने का कारण था कि riot was likely to be committed or that the unlawful assembly by which the riot was committed was likely to be held, shall not use all lawful means in his power to prevent such riot or assembly from taking place and for suppressing and depressing the same। ठीक है, तो जो सेक्शन 156 है, इस सेक्शन में एजेंट और मैनेजर को पनिशेबल किया गया है for any offense for which such owner or occupier shall be liable under section 154 or 155 of the code। ठीक है, however the agent or manager shall be liable only when he has failed to use all lawful means in his power to prevent। अगर ये फेल हो जाते हैं अपनी शक्ति तक का प्रयोग करने में, यूज करने में, तो ही लायबल होंगे। अगर इनने अपनी साइड से मतलब पूरा कोशिश की रोकने की, अपने सारे लॉफुल मीन्स यूज कर लिए, तो लायबल नहीं होंगे। ठीक है, तो बस ऐसे याद रख लेना कि 154 में अनलॉफुल असेंबली और रियॉट दोनों चीजें हो रही हैं, ओनर और ऑक्यूपायर लायबल है 1000 रुपए के लिए, 155 में भी ओनर और ऑक्यूपायर लायबल है, और 156 में एजेंट और अभिकर्ता और मैनेजर प्रबंधक जो है वो लायबल। ठीक है, क्लियर? कोई डाउट? नो मैम। चलिए आगे देखते हैं 157। 157 में बात की गई है हार्बरिंग पर्सन हायर्ड फॉर एन अनलॉफुल असेंबली, विधि विरुद्ध जमाव के लिए भाड़े पर लाए गए व्यक्तियों को संशय देना। अब मतलब आपको विधि विरुद्ध जमाव करना है तो आप किराए पर लाए हो व्यक्तियों को और उनको कोई संशय दे रहा, हार्बर कर रहा है, तो क्या पनिशमेंट है? 52A से रिलेटेड है। 52A में जो हमने पढ़ा था 157 वहीं पर है, ये है ना।
तो क्या है, whoever harbors, receives or assembles in any house or premises in his occupation or charge or under his control any person knowing that such person have been hired, engaged or employed or are about to be hired, engaged or employed to join or become member of an unlawful assembly shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 6 months or with fine or with both. जो कोई अपने अधिभोग या भार साधन या नियंत्रण के अधीन किसी गृह या परिसर में किन्हीं व्यक्तियों को यह जानते हुए कि वे व्यक्ति विधि विरुद्ध जमाव में सम्मिलित होने या सदस्य बनने के लिए किराए पर लाए गए हैं, वचनबद्ध या नियोजित किए गए हैं, या किराए पर लाए जाने, वचनबद्ध या नियोजित किए जाने वाले हैं, जानते हुए संशय देगा, आने देगा या सम्मिलित करेगा अपने घर में, या तो संशय देगा या अपने घर में आने देगा या अपने घर में सम्मिलित करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 6 मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडनीय होगा। ठीक, क्लियर है? कोई डाउट यहाँ पे? ऐसे तो समझने जैसा कुछ है नहीं। कोई डाउट है तो बताओ। नो मैम। ठीक है, अब देखेंगे 157 के बाद 158 तो इम्पोर्टेंट नहीं है, ये तो छोड़ना है। 158 छोड़ दीजिए इसको, तो 158 को है ना, इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है इसमें। 159 देखिए, एफ्रे, दंगा। अभी तक हम समझते थे दंगा वो जो हम लोगों को फिल्मों में दिखाया गया है कि भैया लोगों के घरों में आग लगाई जा रही है और बहुत वायलेंस किया जा रहा है, लोगों को निकाल निकाल के तलवारों से मारा जा रहा है, लेकिन वो जो दिखाते हैं वो गलत दिखाते हैं। दंगा वो नहीं है जो टीवियों में दिखाया जाता है, दंगा ये है, when 2 or more persons by fighting in a public place disturb the public peace they are said to commit an affray। जबकि 2 या अधिक व्यक्ति लोक स्थान में लड़कर लोक शांति में विघ्न डालते हैं तब यह कहा जाता है कि वे दंगा करते हैं। तो यहाँ पर जो स्पेसिफिक या जो एफ्रे के जो इंग्रेडिएंट है वो सीधे सीधे हैं कि एफ्रे के लिए मिनिमम 2 पर्सन होना चाहिए। 2 पर्सन भी आपस में अगर लड़कर के लोग शांति भंग कर रहे हैं तो वो भी दंगा ही है। जरूरी नहीं कि बहुत सारे लोग जुलूस निकाल कर आग हाथ में वो लेकर के तलवार लेकर के दौड़े तभी दंगा है। तो 2 लोग भी यदि इस तरीके से लड़ाई कर रहे हैं आपस में कि उससे पब्लिक पीस डिस्टर्ब हो रही है, पब्लिक लोक शांति में जो विघ्न पड़ रहा है, टेरर वाली कंडीशन क्रिएट हो रही है, तो वो भी एफ्रे है। ठीक है, तो पहला तो मिनिमम 2 पर्सन होना चाहिए, 2 से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। फाइटिंग होना चाहिए, यहाँ पर वर्ड है लड़कर, मतलब यहाँ पर सिर्फ अगर कोई 2 व्यक्ति आपस में लड़ रहे हैं, सिर्फ मुंह से लड़ रहे हैं, एब्यूजिव वर्ड यूज कर रहे हैं, मींस गाली गलौज कर रहे हैं, बहुत बुरे बुरे शब्द बोल रहे हैं, बहुत वायलेंट नेचर के शब्द बोल रहे हैं, लेकिन सिर्फ बोलकर लड़ाई हो रही है, तो वो सेक्शन 159 के अंतर्गत दंगा नहीं है, फिर वो दंगा नहीं है। जब तक हाथ पैरों की लड़ाई नहीं होगी, जब तक कोई एक दूसरे को मारेगा पीटेगा नहीं, तब तक एफ्रे नहीं होगा, लड़कर फाइटिंग। ठीक है, तो फिजिकल वायलेंस होना चाहिए एफ्रे में, ध्यान रखना। सिर्फ वर्बल या बोल करके जो फाइटिंग हो रही है वो 159 में कवर नहीं होती। तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट, ये जो फाइटिंग है ये पब्लिक प्लेस पर होना चाहिए। अगर पब्लिक प्लेस नहीं है तो वो फाइटिंग नहीं है। 2 लोग अपने घर के अंदर लड़ रहे हैं, घर के अंदर मारपीट कर रहे हैं, कुछ भी करें, वो दंगा कभी नहीं होगा। पब्लिक प्लेस पर होगा तभी वो दंगा होगा। पब्लिक प्लेस मीन्स वेयर पब्लिक कैन गो, वो पब्लिक प्लेस मान जाती है जहां पब्लिक आ जा सकती है, जैसे पब्लिक गार्डन्स है, सिनेमा हॉल है, कोई भी पब्लिक प्लेस जहां पर जनता का सामान्य तौर पर आना जाना अलाउड है। लेकिन पब्लिक पार्क जो होते हैं उनका भी एक टाइम होता है कि इतने से इतने समय तक के लिए पब्लिक पार्क सामान्य जनता के लिए खुले। उतने समय के बीच में अगर उस पार्क में 2 लोग इस तरीके से लड़कर वहां की शांति भंग करते तो एफ्रे, लेकिन जिस टाइम वो पार्क बंद रहता है देन इट इज नॉट पब्लिक प्लेस, ये भी याद रखना है। तो पब्लिक प्लेस का मतलब जिस समय जो स्थान पब्लिक के लिए खुला हुआ है आमतौर पर, वो पब्लिक प्लेस है। डिस्टर्ब द पब्लिक पीस आर सेड टू कमिट एफ्रे। ठीक है, तो इस पर जो सेक्शन 159 है इस पर आप लोग चाहें तो एक केस है वो लिख सकते हैं, जगन्नाथ शाह केस वर्सेस में, इसमें कुछ नहीं दिया है बुक में, जगन्नाथ शाह केस 1937।
जगन्नाथ शाह 1937। इस केस में क्या होता है, दो भाई आपस में लड़ रहे होते हैं, एक दूसरे को गाली गलौज कर रहे होते हैं पब्लिक रोड पे, ठीक है ना, लोक आवागमन के मार्ग पे, मतलब पब्लिक मार्ग पे लड़ रहे होते हैं एक टाउन में, और बहुत सारी जो भीड़ है इकट्ठी हो जाती है लोगों को देख करके, एंड ट्रैफिक वाज जैम्ड, ट्रैफिक लग जाता है, बट नो एक्चुअल फाइट टुक प्लेस। क्वारल हो रही है, एब्यूज कर रहे हैं, मतलब मुंह से गाली गलौज कर रहे हैं, क्वारल कर रहे हैं, दो लोग बीच रोड पे, दो भाई खड़े होके बहुत लड़ रहे हैं आपस में, एक दूसरे को बुरा भला बोल रहे हैं, गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं। उनको देख करके ट्रैफिक जाम हो गया, भीड़ इकट्ठी हो गई, लेकिन अभी तक दोनों ने एक दूसरे को मारा नहीं। तो इट वॉज हेल्ड दैट नो एफ्रे वॉज कमिटेड इन द एब्सेंस ऑफ एक्चुअल फाइट। इसलिए इस केस में कहा गया कि ये कोई भी क्या, इस केस में ये कहा गया, ये डिसाइड किया गया दैट सिर्फ मुंह से बहस करना जो है वो दंगा नहीं माना जाएगा, फिजिकल वायलेंस होना ही चाहिए, यही इस केस में डिसाइड किया गया था। तो ये होती है हमारी सेक्शन 159। नाउ आगे हम देखते हैं इसकी पनिशमेंट, सेक्शन 160। सेक्शन 160 पनिशमेंट फॉर कमिटिंग एफ्रे, दंगा करने के लिए दंड बताया गया है। तो इसमें कहा गया है जो कोई दंगा करेगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 1 मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो 100 रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से दंडित किया जाएगा। Whoever commits an affray shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 1 month or with fine which may extend to 100 rupees or with both। तो ध्यान रखिएगा दंगे के लिए पनिशमेंट कितनी है, 1 मंथ या 100 रुपीज फाइन या बोथ। तो ये इसकी पनिशमेंट है। और ये होता है हमारा चैप्टर 8 कंप्लीट आज की क्लास में। चैप्टर 9 जो है वो ऑलरेडी हम पढ़ चुके थे। सो जो चैप्टर 7 की रिकॉर्डेड वीडियो डली हुई है, चैप्टर 7 जो है 2 बार चैनल पे डल चुका है क्योंकि बाय मिस्टेक जो वीडियो था उस टाइम पे मिल नहीं रहा था, तो मुझे लगा कि शायद से रिकॉर्डेड वीडियो मिस हो गया है, तो मैंने व्हाइट बोर्ड पे चैप्टर 7 जो है एक पढ़ाया हुआ है। तो आपको एक लेक्चर व्हाइट बोर्ड पे मिलेगा चैप्टर 7 का और एक रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा चैप्टर 7 का। तो रिकॉर्डेड वीडियो जो है हमारा लेक्चर सीरीज का जो रिकॉर्डेड वीडियो है उसमें चैप्टर 7 एंड चैप्टर 9 साथ में ही कवर किया हुआ है। तो जब भी आप चैप्टर 8 कंप्लीट कर लेंगे तो प्लेलिस्ट में आप जाइएगा, प्लेलिस्ट में चैप्टर 8 के पहले चैप्टर 8 के ऊपर चैप्टर 7 एंड चैप्टर 9 का रिकॉर्डेड लेक्चर डला हुआ है, वहां से आप चैप्टर 9 जो है देख सकते हैं। चैप्टर 9 को जरूर देखिएगा, चैप्टर 9 बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि चैप्टर 9 में मैं आपको दिखा देती हूँ, देखिए चैप्टर 9 आप देख सकते हैं, चैप्टर 9 में ये सेक्शन 166 है और चैप्टर 9 में 2013 में अमेंडमेंट हुआ है, जिसके बाद नई सेक्शंस जो है इसमें जोड़ी गई हैं। आप देख सकते हैं ये इंसर्टेड बाय क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 सेक्शन 166A एंड 166B। तो चैप्टर जो हमारा 9 है ऑफेंसेस बाय रिलेटिंग टू पब्लिक सर्वेंट, इस चैप्टर में सेक्शन 166A एंड 166B जो है वो नई सेक्शंस अमेंडमेंट की गई हैं 2013 के अमेंडमेंट एक्ट से। तो इसलिए चैप्टर 9 जो है वो इम्पोर्टेंट बन जाता है और सेक्शन 166A एंड 166B से 2013 के बाद से कंटिन्यू क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, इसलिए आप चैप्टर 9 का लेक्चर देखना ना भूलें। तो चैप्टर 9 जो है वो अलग से नहीं है, चैप्टर 7 एंड चैप्टर 9 एक ही लेक्चर में पढ़ाया गया था और एक ही लेक्चर जो है यूट्यूब पे अपलोड भी किया गया है। सो आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी एंड आपको पढ़ाना भी अच्छा लग रहा होगा, लेक्चर सीरीज भी अच्छी लग रही होंगी। सो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अभी मैं बहुत दिन से अपलोड नहीं कर पा रही थी वीडियोस, लेकिन अब मैं कंटिन्यू वीडियोस अपलोड करना चालू करूंगी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ इसको शेयर कीजिए क्योंकि MP-ADPO बहुत नज़दीक है। 6 मई को आपका सिविल जज का भी एग्ज़ाम है। ऑल दी वेरी बेस्ट टू ऑल एस्पिरेंट्स, जल्दी जल्दी तैयारी कीजिए और अपना सिलेक्शन लीजिए और मुझे गर्व महसूस कराइए कि आप मेरे स्टूडेंट्स हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में चैप्टर 10 के साथ। चैप्टर 9A भी जो है ऑलरेडी अपलोडेड है, तो चैप्टर 9A प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिए। चैप्टर 10 में बहुत जल्दी अपलोड करूंगी। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल एस्पिरेंट्स।
बाय बाय, टेक केयर।